माधोपुर ग्राम सभा में आए हुए अपने क्षेत्र के अपने घोसी लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी आए हैं और भूतपूर्व प्रधान अरुण जी के यहाँ, अरुण कुमार सिंह जी के यहाँ। तो यहाँ पे जानते हैं कि एजेंडा क्या है और अगर जीतते हैं यहाँ पे जितना, तो चूँकि यहाँ पे भाजपा से कोलैबोरेशन हुआ है तो यहाँ पे जितना तो संभव माने एकदम 100% है कि जीतेंगे। तो यह चले जानते हैं अरविंद जी से कि अगर जीते हैं तो यहाँ पे क्या क्या लोगों को देंगे या जनता को घोसी लोकसभा क्षेत्र के लोगों को क्या क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ से पूर्व भी कई लोग यहाँ पे प्रत्याशी रह चुके हैं लेकिन वो चीज़ मिलना चाहिए जो नहीं मिल चुका है। जानते हैं अरविंद जी से। सबसे पहले आपके चैनल भारत 24 को मैं धन्यवाद देता हूं। और आपने अभी मतदान हुआ ही नहीं, आपने जीत का भी डिक्लेरेशन कर दिया इसके लिए, क्योंकि आप भाई पत्रकार हैं तो हो सकता है आपके पास बहुत सारे इनपुट होंगे, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। देखिए, वादे बहुत होते हैं। मैं अपनी बात की शुरुआत एक बार जरूर कहूँगा कि बर्तन वही खनकते हैं जो अक्सर टूटे होते हैं और वादे वही करते हैं जो अक्सर झूठे होते हैं। तो हम वादा नहीं करते हैं, हम लोग करके दिखाने का काम करते हैं। और कोई ये नया क्षेत्र हमारा नहीं है। हम लोग पार्टी चलाते हैं और पूरे प्रदेश का दौरा करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि जो कॉमन समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं, वो सिर्फ किसी क्षेत्र की नहीं है, ये पूरे प्रदेश की। तो इस पर हम लोग बात भी करते हैं। जैसे भी गाँव में कैंपेन के लिए हम जब जा रहे हैं तो गाँव के लोग बिजली के बिल से बहुत परेशान हैं। गाँव के लोग इस बात कह रहे हैं कि भैया बिजली बिल की क्या समस्या, कैसे समाधान होगा। जबकि हम उन लोगों को ये जरूर बताना चाहेंगे कि जब हम लोगों ने 4 नवंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे तो 10 नवंबर को एक आदेश जारी कराए थे कि बिजली बिल पर जो ब्याज दर बढ़ा करके अधिकारी लोग घर को भेजे हुए हैं वो पूरा ब्याज 100% माफ़ी का आदेश 10 नवंबर 2023 को हमने जारी कराया था। 10 नवंबर से 20 दिसंबर तक 100% था और 20 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी तक 80% था। जिन लोगों ने इसका लाभ लिया वो बिजली के बिल से छुटकारा पा गए, जिन लोगों ने लाभ नहीं लिया वो लोग अभी भी परेशान हैं। हमारा प्रयास ये है कि अगर सरकार, प्रदेश और देश की सरकार मिल करके अगर देश के पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ कर सकती है तो फिर प्रदेश के गरीबों का भी बिजली बिल माफ़ हो। हमारा पहला भूमिका यही है कि इस पर हम लोग जब भी यहाँ का परिणाम आएगा, सदन के अंदर आवाज़ उठेगी, तो सबसे पहले मैं इसी तर्क के साथ अपने बात को रखने का प्रयास करूंगा कि अगर सभी लोगों का कर्जा माफ़ किया जा सकता है तो गरीबों का भी बिजली बिल माफ़ किया जाए। इसके साथ साथ जो आयुष्मान कार्ड है, सरकार की पॉलिसी है कि भाई आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क होना चाहिए, लेकिन सरकार ही व्यवस्था बना रही है हमारी कि जो 6 यूनिट जिसके पास 6 यूनिट होगा उसका नहीं बनेगा, तो हम दो उसी का बनेगा, तो हम दो हमारे दो वाली व्यवस्था कहाँ गई भाई। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि सरकार को हम सुझाव सही दें कि जिससे कि गरीबों का इलाज निःशुल्क हो सके और सरकार की व्यवस्थाएं योजनाएं गरीबों तक पहुंच सके। इसके साथ साथ हमारा जो घोसी लोकसभा जो क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए बेरोजगारी बहुत है। यहाँ के बच्चे सब बाहर जाकर के काम करते हैं, बहुत कठिन जिंदगी जीते हैं, परिवार भी कठिनाई से गुजरता है। हमारा प्रयास ये होगा कि एमएसएमई के माध्यम से, लघु उद्योग विभाग के माध्यम से घोसी लोकसभा क्षेत्र के जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर ऐसे ऐसे लघु उद्योग को स्थापित कराया जाए जिसमें कि यहाँ के बच्चे वहाँ जाके काम कर सकें और उससे जो धन अर्जित हो उससे अपने परिवार का भी कल्याण कर सकें। उनके जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनको भी पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें। इसके साथ साथ जो इस क्षेत्र के जो सरकारी विद्यालय हैं, कुछ ऐसे सरकारी विद्यालय तो आदर्श विद्यालय की श्रेणी में आ चुके हैं, लेकिन वो मैक्सिमम विद्यालय जहाँ पर गांव गरीब के बच्चे पढ़ते हैं कहीं न कहीं दुर्व्यवस्था के शिकार हैं, उसको दुरुस्त करने का बंदोबस्त किया जाएगा जिससे कि गांव के बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल सके, अच्छी व्यवस्थाएं मिल सके, जिससे कि उनका मानसिक विकास हो सके। इसके साथ साथ इस घोसी लोकसभा का कुछ ऐसा क्षेत्र है जो बहुत मलिन क्षेत्र है, जहाँ पर तमाम ऐसे कार्य करने की आवश्यकता है। वहाँ तक स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं पहुँचाने की आवश्यकता है, शिक्षा के लिए कैंपेन चलाने की आवश्यकता है, शिक्षित करने के लिए जागरूकता लाने की आवश्यकता है। ऐसे क्षेत्र का भी हम लोगों ने चयन कर रखा है। अवसर मिलने पर सबसे ज़्यादा उस पर काम किया जाएगा
जिससे कि पूरा हमारा क्षेत्र समान व्यवहार के साथ साथ समान विकास के साथ साथ आगे बढ़ सके। हम रसड़ा में इस समय हैं, जैसे अगर यहाँ किसी की तबीयत खराब हो जाती है, सीरियस हो जाता है, तो वो तो या तो लखनऊ जाता है या तो BHU जाता है। हमारे रसड़ा में एम्स की आवश्यकता है। यहाँ मिनी एम्स की जो परिकल्पना यहाँ के लोगों ने एक सोच बना रखा है, प्रयास ये होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए ऐसा कोई विभाग नहीं छोड़ेंगे हम जिस विभाग से इस घोसी लोकसभा के अंदर उनकी व्यवस्थाओं को हम लागू न करा दें। 5 साल का समय मिलेगा। मैं बोलूँगा नहीं इस चीज़ को। आने वाले समयों में जनता बोलने का काम करेगी कि एक वो समय था कि जब यहाँ से माननीय स्वर्गीय श्री कल्पनाथ राय जी जब सांसद हुआ करते थे, तो उनके द्वारा जो विकास कार्य किए गए थे, वो कहीं न कहीं जो छूटा हुआ काम है उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। और आप अपने ही संबोधन में ये बात बताया कि पूर्व के जो सांसद जी लोग रहे, अभी जो हमारे पूर्व के सांसद रहे, 5 साल तो जेल में बिता दिए। वो जनता न देख पाई, न पहचान पाई, न कुछ उनके द्वारा विकास कार्य हो पाए। तो हमारे लिए बड़ी चुनौती है। और मैं एक युवा हूँ, जनता में शोर भी है, चर्चा भी है कि भाई पहली बार एक पढ़ा लिखा युवा प्रत्याशी हम लोगों को मिला है, इसको आशीर्वाद दिया जाए, इसके चुनाव छड़ी का बटन दबाकर इसको जितवाया जाए। अगर कल्पनाथ राय जी ने तमाम काम करके इस मऊ और घोसी लोकसभा को अगर विकसित बनाने का प्रयास किए थे, तो उस काम को हम आगे करने का भी प्रयास करेंगे, जिससे कि हम कहेंगे नहीं, जब ये होने लगेगा तो खुद जनता कहना चालू कर देगी। नेताजी, कोई चुनौती अभी आपको कुछ दिखाई दे रही है विपक्ष की तरफ से? अभी नहीं, विपक्ष के, मैं तो कभी विपक्ष को चुनौती मानता भी नहीं। मैं समस्याओं को चुनौती मानता। ये जो चुनौतियां हैं, चुनौतियां विपक्ष के लोगों ने ही पैदा कर रखा। अगर ये लोग एक नजरिए से देखे होते, क्षेत्रवाद नहीं किए होते, तो आज हमारा बलिया बहुत अच्छा है। मैंने चूंकि मुलायम जी के पुत्र अखिलेश यादव जी हैं, उनका माई फैक्टर चलता है। माई का मतलब यहाँ तो है मुस्लिम और यादव, जो मुफ्त में उनका पूरा 100% वोट मिलता है। आपके इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? ऐसा नहीं है। इस घोसी लोकसभा में आप देखिएगा, मुस्लिम समाज भी हमको खूब वोट करेगा। आप देखिएगा यादव समाज के लोग भी खूब वोट करेंगे। क्यों करेंगे ये भी बता देते हैं। अभी मैं अपने कार्यालय पर था, बहुत सारे लोग ऐसे लोग आए हुए थे, प्रधान जी लोग आए हुए थे, क्षेत्र के लोग आए हुए थे। वो ये कहते हैं कि हम थोड़ी अखिलेश यादव जी को रजिस्ट्री कर दिए हैं। भाई, जो हमारे सुख दुख में शामिल होगा, जो हमारी बात सुनेगा, जो हमारा काम करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। तो यहाँ अगर किसी यादव भाई के साथ अन्याय होता है तो अखिलेश यादव जी नहीं आते हैं यहाँ पर। यही क्षेत्र की जो लीडरशिप होती है वही उसके साथ न्याय करती है। हम जैसे लोग फ़ोन करके उनकी पैरोकारी करते हैं, पैरोकारी करके उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। अभी बगल का एक गांव है पांडेपुर गांव के थोड़ा सा हट करके एक गांव है, वहाँ पर एक यादव जी हैं। उनके परिवार में 4 सदस्य हैं और चारों लोग नौकरी में हैं। प्रधान जी भी वहीं के यादव जी हैं। अब उनके द्वारा थोड़ी सी प्रताड़ना उस परिवार को दी जा रही थी। अब उस व्यक्ति ने हमसे रिक्वेस्ट किया, हमने फ़ोन कर दिया, मामला सही हो गया। उसकी ज़मीन लूटी जा रही थी। अभी मैं आज जा रहा हूँ एक जगह, वहाँ पर एक गरीब यादव की ज़मीन लूटी जा रही थी, कोई नहीं खड़ा हो पा रहा था, हम लोग खड़े हो गए, उसकी ज़मीन बच गई। तो ऐसी बात नहीं है कि ये MY फैक्टर जो है सिर्फ अखिलेश यादव के लिए है। अब जनता जागरूक हो चुकी है। अखिलेश यादव जितना जागरूक हैं, उनसे कई 100 गुना ज़्यादा जनता जागरूक हो गई है। वो जान रही है कि हमारे हित की बात कौन करता है। मुस्लिमों की अगर हम बात करें, जब सरकार का पहला गठन हुआ था, तो उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी देश और प्रदेश की नौकरियों में जो है 34% आरक्षण उसको प्राप्त हुआ। 34% नौकरियों में था। लेकिन हुआ क्या, सपा बसपा ने MY फैक्टर चला करके वो स्थिति पैदा कर दिया कि उत्तर प्रदेश में 1% भी नौकरियों में नहीं रह गया। तो ये वो नहीं जानते क्या, वो अपने मेहनत के दम पर अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, अपने मेहनत के दम पर आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी NDA सरकार का लाभ किसी ने लिया है तो हमारे मुस्लिम भाइयों ने लिया है। वो उसको स्वीकार भी प्रदान करते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा लाभ हमको मिला, सरकारी लाभ मिला है, तो मोदी जी के द्वारा मिला है। तो माननीय अखिलेश यादव जी अपने दिमाग से निकाल दें, MY फैक्टर बहुत मजबूत फैक्टर है। अब वो अपने डिफेंस के लिए MY का प्रयोग करते हैं। यही तो बात आ गई। PDA की बात वो करते हैं, आप कह रहे हैं MY फैक्टर कहते हैं बहुत मजबूत है। फिर PDA किस प्रकार का, पिछड़ा दलित अगड़ा, पिछड़ा दलित आदिवासी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, वो तो खुद ही कंफ्यूज हैं। उनको गाना हमेशा याद रखना चाहिए, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। जाते हैं लखनऊ तो बोलते हैं कि PDA मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और जब आते हैं बनारस तो मीडिया पूछती है तो कहते हैं PDA मतलब पिछड़ा दलित अगड़ा। अब फिर अभी जाते हैं जब उधर गोंडा के साइड में कोई पत्रकार पूछ देता है PDA का फुल फॉर्म क्या आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो कहते हैं कि PDA मतलब पिछड़ा दलित आदिवासी। वो तो खुद ही ने, अभी देखिए अब आप MY की बात कर रहे हैं। अभी एक टाइम्स नाउ भारत पर
एक महिला एंकर ने उनसे पूछा कि अखिलेश जी आप MY बोलते हैं, क्या है ये? तो उन्होंने क्या कहा पता है? वो मुस्लिम और यादव नहीं कहे, उन्होंने कहा कि महिला और युवा। युवक, हाँ। अब आप खुद ही मालूम जनता है। बेवकूफ है, हम देख रहे हैं, देखे, हाँ। ये जनता बेवकूफ है। ये हमारे जो युवा साथी हैं, जो पढ़ लिख करके बेरोजगार बेचारे हैं या रोजगार भी करें, बेवकूफ थोड़ी हैं। उनको पता है क्या कुछ हो रहा है। सबका विश्वास, अटूट विश्वास माननीय योगी जी पर है, माननीय मोदी जी पर है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पर है। हम सभी लोग मिल करके इस देश को, इस प्रदेश को, इस क्षेत्र को सबसे मजबूत बनाने का काम करेंगे। और इसीलिए इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय योगी जी ने इस घोसी लोकसभा का जो विकास कार्य 10 साल पूर्व छूट चुका था, अब यहाँ हमारे लिए चुनौती का काम अगर सौंपा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो मैं उस पर खरा उतरूंगा और अपने इस घोसी लोकसभा के हर एक व्यक्ति को जाति भावना से ऊपर उठ करके हर एक व्यक्ति को संतुष्ट करके दिखाऊंगा कि आप अगर हमको वोट किए हैं, आपने छड़ी का बटन दबाया है, तो उसी आधार पर हम आपके लिए एक पैर पे खड़े रहेंगे और इसका विकास करके दिखाएंगे कैसे होता है। चलिए, धन्यवाद नेताजी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी, आप एक पार्टी विचारधारा से संबंध रखते हैं और यहाँ पे घोसी लोकसभा क्षेत्र से